आप स्टार प्रचारक के तौर पे अलग अलग राज्यों में रोड शो आपने किया, रैलियां की। अब आपको क्या लगता है, अब की बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार, ये सिर्फ नारा है या फिर हकीकत? धन्यवाद रमेश जी। मैं सबसे पहले तो आपके सभी जो चैनल से इस समय जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं, मैं उन सबका अपनी ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं। और चुनाव का ये महायज्ञ चल रहा है, लोकतंत्र का महायज्ञ है। और इस महायज्ञ में जैसा आपने कहा, तो मुझे भी अनेक अनेक अवसर अनेक स्थानों पर अनेक राज्यों में जाने का मिला है। और जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर लोगों का उत्साह मैंने देखा, पूरब हो, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर क्षेत्र में, और मैं कह सकता हूँ एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक, और भीषण गर्मी में भी लोगों का अपार उत्साह, और रैलियों में, रोड शो में, जनसंपर्क में जिस प्रकार लोगों ने सहभागिता की है, तो 400 पार का नारा तो है। 400 पार का नारा संकल्प है, और ये संकल्प देश की जनता पूरा करेगी। उत्तराखंड में भी सर इस बार क्लीन स्वीप हो रहा है, हैट्रिक क्लीन स्वीप? हाँ, उत्तराखंड में तो देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को हमेशा लोगों ने यहाँ से समर्थन किया है, और देवभूमि उत्तराखंड माननीय प्रधानमंत्री जी के हृदय में बसता है, और यहाँ के लोग भी उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, इसलिए यहाँ कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। उत्तराखंड में विपक्ष के लोगों का दावा है कि मामला 50-50 का है, क्लीन स्वीप का नहीं है। रमेश जी, विपक्ष यहाँ कहीं चुनाव में था ही नहीं। जो शुरुआत में ही बात आई थी कि ये वोट कम क्यों हो रहे हैं, वोट इसीलिए कम हुए कि मुकाबले में कोई नहीं था। और आपने देखा होगा, हर बार के चुनाव में कांग्रेस में ये होता था कि चुनाव में टिकट लेना है, इसलिए सिफारिश लगानी है, बात करनी है। इस बार इस बात के लिए बात कर रहे थे कि टिकट मुझे न मिले। जो तमाम बड़े नेता थे वहाँ, जिनको हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि ये चुनाव के मैदान में होंगे, वो चुनाव के मैदान में दिखाई नहीं दिए। यानी मैदान साफ है। हाँ, निश्चित रूप से। पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने इतिहास रचा था, आपके नेतृत्व में बीजेपी की फिर से सरकार बनी थी, तो इस बार भी आपका दावा है कि हम क्लीन स्वीप कर रहे हैं। एक और चीज़ है, मोदी सरकार को बहुमत मिल रहा है आपके दावे के अनुसार। चुनाव प्रचार के दरमियान विकास की भी बात हुई, तरक्की की भी बात हुई, लेकिन इन सब बातों के अलावा मंदिर की भी बात हो रही है, मजार की भी बात हो रही है, मुसलमान की भी बात हो रही है, पाकिस्तान की भी बात हो रही है, बाबर भी हैं, औरंगजेब के जुमले भी हैं। तो क्या लगता है कि किस आधार पे जनता मोदी सरकार को फिर से चुनने का मन बना रही है? देखिए, 10 वर्षों का जो कालखंड है वो भारत का स्वर्णिम कालखंड रहा है, और इन 10 वर्षों में अनेक ऐतिहासिक निर्णय देश के लिए लिए गए हैं, देश के हित में लिए गए हैं, और वो निर्णय लिए गए हैं जो देश की जनता देश की आज़ादी के बाद से लेकर अब तक प्रतीक्षा कर रही थी। वो ऐतिहासिक निर्णय हैं, चाहे धारा 370 का समाप्त होना हो, 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, या भगवान राम का दिव्य और भव्य मंदिर बनकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा हो, या सीए का कानून लाया गया हो, या आप कहिए कि सर्जिकल स्ट्राइक हो, या डोकलाम की घटना हो, गलवान की घटना हो, या तवांग की घटना हो। दुश्मन की गोली का जवाब भारत की सेना ने गोलों से देने का काम किया है। ये ऐतिहासिक डिसीजन लिए गए हैं। इसके साथ साथ गरीब कल्याण की योजनाएं चली हैं, और प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन की मिशन की योजना, आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, स्वच्छ भारत अभियान, गरीब कल्याण अन्न योजना, लखपति दीदी योजना, अनेक अनेक योजनाएं, किसान समृद्धि योजना, जिन्होंने
भारत के सामान्य मानवी के जीवन को बदलने का काम किया है और भारत की पहचान, मान सम्मान, विश्व में एक मान्यता इन 10 वर्षों में बढ़ी है और ये भारत के अंदर रहने वाले भारतवासी भली भांति महसूस करते हैं। जो विदेशों में रहते हैं, अप्रवासी भारतीय हैं, वह भी आज गर्व से उनका भी सीना चौड़ा है कि हम भारत के अप्रवासी हैं। तो इस प्रकार का एक वातावरण आज पूरे भारत के अंदर भी और विश्व के अंदर निर्मित हुआ है। ये मुद्दे तो हैं, ये तो लगातार चल रहे हैं। विकास भी है, भारत का मान सम्मान भी है, ऐतिहासिक निर्णय भी हैं, गरीब कल्याण की योजनाएं भी हैं। इसके साथ साथ जो ये मुद्दे आए हैं जिनकी आपने अभी चर्चा की है, ये मुद्दे जब कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र आता है या कांग्रेस पार्टी के नेता बयान देते हैं, उनकी तरफ से ही ये सब चीज़ें आई हैं। चाहे आरक्षण की बात हो, कर्नाटका में जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष को आरक्षण में सम्मिलित कर लिया गया, अभी 5 दिन पहले कलकत्ता हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है 10% के आरक्षण पर जो रोक लगाई है, तो जो लोग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी पर और भारतीय जनता पार्टी एनडीए पर इस प्रकार का एक भ्रामक प्रचार जो इंडिया गठबंधन के लोग फैला रहे थे कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी भाजपा संविधान खत्म कर देंगे, ये केवल भ्रामक है, झूठ है। क्योंकि इस प्रकार की कार्यशैली प्रधानमंत्री मोदी जी की कभी नहीं रही है। उल्टा अगर आप देखें तो संविधान में कहीं भी जो आरक्षण की व्यवस्था है वो जाति के आधार पर है, पिछड़ेपन के आधार पर है। इन्होंने उस संविधान को ही बदलने का काम किया है, संविधान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। अब कलकत्ता हाईकोर्ट इसको रोक रहा है तो उसको भी चुनौती दी जा रही है। इन लोगों के लिए संवैधानिक संस्थाएं, भारत का संविधान कोई मायने नहीं रखता है। इसलिए ये लोग अपनी हार निश्चित मान के इस प्रकार के भ्रामक प्रचार इस बार कर रहे हैं। और जो भी आप कह रहे हैं कि आज चुनाव इस दिशा में जा रहा है, तो देखिए कांग्रेस पार्टी के नेता ही बयान देते हैं कि पाकिस्तान ने चूड़ियाँ नहीं पहन रखी हैं, तो आदरणीय मोदी जी कहते हैं तो चूड़ियाँ नहीं पहनी तो हम यहाँ से चूड़ी भेज देंगे उनके लिए। तो इसमें है तो इस तरह की बातें जो है इनकी तरफ से आई हैं। इसी प्रकार इनका घोषणा पत्र आया तो उस घोषणा पत्र में इन्होंने जो पर्सनल लॉ की बात करी, उसके बाद ये सब बातें शुरू हुई हैं। देश समान नागरिक संहिता के साथ आगे बढ़ गया है। देवभूमि उत्तराखंड को ये गौरव प्राप्त हो गया है कि पूरे आज़ाद भारत के अंदर पहला राज्य है देवभूमि उत्तराखंड, जहां समान नागरिक संहिता का विधेयक पारित हो चुका है। मुख्यमंत्री जी, इसी यूसीसी से ही संबंधित एक सवाल है। उत्तराखंड पहला राज्य है, आपने जैसा कि बताया, जिसने यूसीसी लागू किया। क्या अब आपको लगता है कि वो समय आ गया है कि यूसीसी पूरे देश में लागू हो? देखिए, ये देश के अंदर ये मांग देश की आज़ादी के बाद से लगातार उठती रही है और ज़रूरत देश की रही है कि देश के अंदर एक विधान होना चाहिए, देश के अंदर एक निशान होना चाहिए और देश का एक प्रधान होना चाहिए। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब हमारी पार्टी के जनसंघ के समय के, तब से ये देश के अंदर ये मांग रही। और आज देखिए 3 जो प्रमुख संकल्प थे भारतीय जनता पार्टी के कि धारा 370 समाप्त होनी चाहिए, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बनना चाहिए और देश में समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। तो धारा 370 समाप्त हो गई है, भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर बनकर तैयार हो गया, प्राण प्रतिष्ठा भी हो गई और समान नागरिक संहिता की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड से हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में, जो संकल्प पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के सामने प्रस्तुत किया गया है, उस संकल्प पत्र में संकल्प ले लिया गया है। सवाल ये है कि पिछले 10 सालों से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार पहले भी रही है। उत्तराखंड में और धामी जी में क्या खास है कि यहाँ से यूसीसी की शुरुआत आज़ाद भारत में हुई? क्या खास है? देखिए, ये धामी जी में खास नहीं है, उत्तराखंड की जनता खास है जिन्होंने इसके लिए मैंडेट दिया है। और हमने उत्तराखंड की जनता के समक्ष ये संकल्प अपना रखा था 2022 के आम चुनाव में कि नई सरकार गठित होगी तो हम समान नागरिक संहिता का विधेयक यहाँ पर लाएंगे। और देवभूमि की जनता ने हमको इसके लिए मैंडेट दिया, अपना आशीर्वाद दिया और
उत्तराखंड राज्य के गठन के बाद पहली बार किसी भी राजनीतिक दल को लगातार सत्ता में आने का अवसर उत्तराखंड की जनता ने दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में दोबारा यहाँ पर सरकार बनी भाजपा की। तो हमने जो संकल्प लिया था वो संकल्प हमारा पूरा हुआ, हमने जो वायदा किया था वो वायदा पूरा हुआ। और मोदी जी की जो गारंटी देश के अंदर सभी गारंटियाँ उनकी पूरी हो रही थी, तो एक गारंटी उत्तराखंड में पूरी हुई है और देवभूमि से इसकी शुरुआत हो गई है। तो आप ये तय मानिए कि पूरे देश के अंदर ये गंगोत्री जाएगी भविष्य में। प्रधानमंत्री जी ने इस काम के लिए आपकी काफ़ी सराहना भी की थी सार्वजनिक मंच से। एक इसी से जुड़ा हुआ सवाल है, पिछले दिनों आपने कई मंचों से एक चिंता जाहिर की कि उत्तराखंड की डेमोग्राफी में बहुत तेज़ी से बदलाव आ रहा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जहां अतिक्रमण, खास समुदाय का अतिक्रमण बढ़ रहा है, और इसी के मद्देनज़र आपने कुछ बड़े फैसले भी लिए या उनकी तैयारी हो रही है सत्यापन करवाने की। इसके बारे में बताएं, किस तरह की प्रॉब्लम्स हैं और इससे निपटने के लिए क्या रणनीति है आपकी? देखिए, एक तो देवभूमि उत्तराखंड ये बहुत आपस में प्रेम पूर्वक रहने वालों का राज्य है। यहाँ पर कोई झगड़ा नहीं है, कोई आपस में वैमनस्य नहीं है, सब एक दूसरे से बड़े मेलजोल के साथ रहते हैं। और जो हमने यहाँ पर अतिक्रमण हटाया है वो किसी को टारगेट नहीं किया है। हमने जो सरकारी ज़मीनों पर अवैध अतिक्रमण था, अवैध कब्जे थे, उनको हटाने का अभियान चलाया और लगभग 5000 एकड़ ज़मीन इसमें अभी तक अतिक्रमण से मुक्त कराई है। और जो सत्यापन की बात है वो देवभूमि के लिए ज़रूरी है, क्योंकि देवभूमि का जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है पिछले सालों में, इसकी हमने पिछले साल ही शुरुआत कर दी है। पिछले साल से सत्यापन का काम चल रहा है और चूँकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है, इसके बाद ये सत्यापन का अभियान फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि देवभूमि की एक अलग पहचान है। रमेश जी, कुणाल जी, अगर हम देश के अंदर, दुनिया के अंदर कहीं भी जाते हैं, और मैं ही नहीं, कोई भी सामान्य व्यक्ति भी यहाँ से किसी भी देश में जाएगा, दुनिया के किसी जगह जाएगा, देश में जाएगा, दुनिया में जाएगा, अगर कहेगा कि हम देवभूमि से आए हैं, उत्तराखंड से आए हैं, तो उसको देखने का एक भाव है, वो भाव अलग हो जाता है। एक आस्था का भाव, श्रद्धा का भाव, विश्वास का भाव, ईमानदारी का एक भाव उसके अंदर दिखता है। तो ये देवभूमि का मूल स्वरूप है। तो ये मूल स्वरूप समाप्त नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए। ये देवभूमि के मुख्य सेवक के नाते मेरा भी संकल्प है कि मैं इसको किसी भी कीमत पर जो है खराब नहीं होने दूंगा। आप किसी खास समुदाय को टारगेट करें, विपक्ष का कहता है। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा भी नहीं है और विपक्ष का काम कहना है, लेकिन मैं तो आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। आप जो है नवयुवक भी हैं, हमारे उदयमान भी हैं, आप बताइए, अवैध अतिक्रमण कहीं ठीक माना जाता है क्या, या होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आप दोनों बता दीजिए, एक साथ बता दीजिए। अगर कानून के खिलाफ किसी ने अतिक्रमण किया है तो क्या उसको जायज कोई ठहराएगा? बिल्कुल नहीं ठहराएगा। चलिए, आप लोग मेरे से देखिए कितने क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप लोग बता दीजिए। नहीं, अतिक्रमण तो था ही, लेकिन उसके अंदर जो धार्मिक स्थल थे उसके अंदर से कुछ बरामद नहीं हुआ, कुछ मिला नहीं। मैंने कहा कि देखिए, ये किसी भी धार्मिक स्थल की बात नहीं है, वो तो जो भी अतिक्रमण है उस अतिक्रमण को हमने जो है कहा है कि अभियान चलाकर और कानूनी रूप से उसको जो है प्रशासन के लोगों ने नोटिस सर्व किया है। उससे पहले जो विधिक कार्रवाई होती है वो विधिक कार्रवाई की है, उसके बाद ही उसको आगे बढ़ाया है। और ये अभियान रुकेगा नहीं, अभियान चलता रहेगा। देवभूमि का मूल स्वरूप बनाए रखने की हमारी जिम्मेदारी है। जनता ने हमको ये जिम्मेदारी दी है, देवभूमि के लोगों ने, तो इसको किसी भी कीमत पर देवभूमि का मूल स्वरूप खराब ना हो, ये हमारा संकल्प है। तो कहने का मतलब ये, मुख्यमंत्री जी, आप ये कह रहे हैं कि अतिक्रमण हटाने में आप सेलेक्टिव नहीं हैं? अतिक्रमण है वो चाहे जैसा भी अतिक्रमण है, कोई भी करेगा तो अतिक्रमण की श्रेणी में आएगा। अभी आपने एक देवभूमि के आस्था की बात की, विश्वास और श्रद्धा की बात की। चारधाम यात्रा चल रही है, जन सैलाब उमड़ पड़ा है, ढेर सारे पर्यटक आ रहे हैं, रोज हर दिन कोई ना कोई रिकॉर्ड टूट रहा है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ा मौका है, पर्यटन बढ़ रहा है। तो इस मौके को भुनाने के लिए आपकी सरकार की तरफ से किस तरह की कोशिश हो रही है? आगे क्या प्लान है
कि ताकि इतने संख्या में जो श्रद्धालु आ रहे हैं, पर्यटन के रूप में एक सबसे बड़ा हब सेंटर बनता जा रहा है, चाहे वो धार्मिक पर्यटन हो, सांस्कृतिक पर्यटन हो, इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कैसे करेंगे आप? नहीं, ये हमारे लिए बड़ा अवसर है और चुनौती ये है कि हम जो इतने बड़ी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, तीर्थयात्री आ रहे हैं, उसको व्यवस्थित तरीके से उनको धामों के दर्शन करवा पाएँ। और पिछले 13-14 दिनों की यात्रा में सारे कीर्तिमान पिछले ध्वस्त हो गए हैं। और मैं तो पहले से ही कहता था कि हर साल यात्रा में आने वालों की संख्या बढ़नी है। 2022 में ये संख्या 46 लाख थी और 2023 में बढ़कर 56 लाख हो गई। और इस बार पिछले 14 दिनों में 15 दिनों में लगभग 12 लाख 13 लाख के आसपास हो गई है और दुगने से ज़्यादा हो गई है। तो लेकिन अब क्या है कि इन जो हमारे धाम हैं, इनकी एक बियरिंग कैपेसिटी है, एक धारण क्षमता है। उससे ज़्यादा जब होती है तो कहीं ना कहीं यात्रियों को, आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमने ये व्यवस्था बनाई और अभी ऑफलाइन जो रजिस्ट्रेशन हम कर रहे थे उसको रोका है। मैं अभी आपके यहाँ विकास की देवभूमि कार्यक्रम में आने से पहले मैं ऋषिकेश, जहाँ से चारधाम यात्रा प्रारंभ होती है, वहाँ सभी व्यवस्थाओं को देखने के लिए गया था। और पूरे देश भर के श्रद्धालु पिछले काफ़ी दिनों से आए हुए भी थे। और चूँकि यात्रा अब सामान्य हो गई है और व्यवस्थित हो गई है, तो जो लोग वहाँ रुके हुए थे उनको भेजने की प्रक्रिया चल रही है। और जितने भी लोग रुके थे, आज पूरा उनका बैकलॉग खत्म हो जाएगा। क्योंकि धामों में जैसे जैसे स्थितियां बन रही हैं, क्योंकि अभी रोकना और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन बंद करना ये हमारे लिए एक इस समय आवश्यक हो गया था। क्योंकि जो भी आ रहे हैं श्रद्धालु, उनकी सुरक्षा हमारे लिए बहुत बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए हमने सबसे निवेदन किया, देश भर के लोगों से, राज्यों के साथ हमारे मुख्य सचिव ने, उन्होंने बात भी करी कि अभी चूंकि जिनके रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपनी यात्रा न शुरू करें अभी। सर, ये संख्या बढ़ती क्यों जा रही है? मेरा ये सवाल है, मूल सवाल ये है कि ये संख्या पर्यटकों की, श्रद्धालुओं की बढ़ क्यों रही है? क्या धामी सरकार इतना बेहतर सुविधा दे रही है, सहूलियत दे रही है कि यात्रियों को लगता है कि हाँ उत्तराखंड सेफ है, बहुत अच्छा है, वहाँ पर आप बहुत अच्छे से वेलकम करते हैं, इसलिए संख्या बढ़ रही है? और ये संख्या कहाँ तक जाने वाली इस सीजन में? कुणाल जी, ये 2013 में आपको ध्यान होगा कि जून के महीने में बहुत बड़ी आपदा केदारनाथ जी में आई थी और केदारनाथ जी का पूरा प्रांगण पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया था। बहुत नुकसान वहाँ पर हुआ और उस पुनर्निर्माण और नवनिर्माण का काम बाबा केदार ने हमारे प्रधानमंत्री जी को उसका मौका दिया और उनके नेतृत्व में नवनिर्माण, पुनर्निर्माण केदारनाथ का भी हुआ। बद्रीनाथ जी का मास्टर प्लान, उस पर काम तेज़ी से चल रहा है, मास्टर प्लान के तहत काम हो रहा है। हेमकुंड साहब की अभी 2 दिन पहले यात्रा शुरू हुई है। हेमकुंड साहब जाने के लिए रोपवे का भी काम शुरू हो रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया, धनराशि भी आ गई, टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। इसी प्रकार केदारनाथ जाने के लिए भी जो है रोपवे बन रहा है, यमुनोत्री के लिए भी रोपवे बन रहा है। तो चारों धामों जाने के लिए ऑल वेदर रोडें बनी हैं। दिल्ली से देहरादून की कनेक्टिविटी अच्छी हुई है, हवाई सेवा अच्छी हुई है, रेल सेवा अच्छी हुई है, रोड सेवा, रोपवे, सारे काम एक साथ चल रहे हैं। और लोगों को अब चूँकि आसान भी यात्रा हो गई है, हालांकि ये यात्रा अत्यधिक कठिन है। मैं सभी से कहता हूँ कि ये कोई वैसी यात्रा नहीं है, क्योंकि केदारनाथ जी जाने के लिए 18-20 किलोमीटर की पैदल यात्रा है, यमुनोत्री जाने के लिए भी लगभग 6 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई है और मौसम भी बदलता रहता है, बर्फबारी होती है, बरसात हो जाती है। तो उसके बावजूद भी यात्रियों की संख्या बढ़ना निश्चित रूप से, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो धामों के विकास हो रहे हैं, हमारे जितने भी ऐसे धार्मिक स्थल हैं उनका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण हो रहा है, उनका एक तरह से उद्भव दोबारा से हो रहा है, तो वो बहुत बड़ा कारण है। और जहाँ केदारखंड में तेज़ी से यात्रा बढ़ी है और इतनी संख्या बढ़ी है कि हमको लोगों से निवेदन करना पड़ रहा है कि आप बिना उसके ना आइए। यही इसी प्रकार का वातावरण कैची धाम में हो गया है। कैची धाम में आने वाले श्रद्धालु बड़ी संख्या में आज नैनीताल, हल्द्वानी, रामगढ़, मुक्तेश्वर, कौसानी, इस पूरे क्षेत्रों में बड़ा लंबा
लोगों का एक जमघट लग गया है। कल भी आज भी मैं समीक्षा कर रहा था तो देख रहा था कि वहाँ भी बड़े जाम की स्थिति हो गई है, और यहाँ हरिद्वार से लेकर नारसन तक कल जाम था। तो अब ये जाम कोई सामान्य जाम नहीं होता है इसमें कि कोई कह देते हैं, जैसे आप कई बार आ जाता है कि साहब ये ट्रैफिक व्यवस्था ठीक नहीं हो पा रही है, प्रशासन ठीक से काम नहीं कर रहा है, पुलिस ठीक से काम नहीं कर रहा है। अब क्षमता से जब ज़्यादा लोग आ जाते हैं तो ये स्थिति पैदा हो जाती है। अब कैसे रोकें? तो उसके लिए ही अब व्यवस्थित करने का जो आगे का प्लान है वो बना रहे हैं कि अगले 25 सालों के अनुरूप जो है हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। यात्रा प्राधिकरण भी हम बना रहे हैं जिसमें राज्य की सभी यात्राएं जिसमें जो है आगे चलकर सम्मिलित हो जाएंगी, समाहित हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जी, इस धाम पर जो जाम है ये आपके लिए मौका है, इतने सारे लोग आ रहे हैं। इसी के तहत आपने ऋषिकेश हरिद्वार कॉरिडोर कार्य योजना पे भी काम कर रहे हैं, शारदा कॉरिडोर योजना पे काम कर रहे हैं, मानस खंड प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। तो उसकी प्रगति के बारे में बताएं और कब लोगों को सहूलियत वहाँ आने जाने की हो जाएगी और सारे इंतजामात पूरे हो जाएंगे। अभी तक देखिए हमारा पूरा फोकस केदारनाथ जी का जो पुनर्निर्माण और नवनिर्माण था, बद्रीनाथ जी का जो मास्टर प्लान था, और 4 धामों को जाने वाली जो सड़क परियोजनाएं हैं, रेल परियोजनाएं हैं, हेली सेवाएं ठीक करना, और देहरादून से अनेक शहरों के लिए हमको जो हवाई सेवा हैं उसको बढ़वाना, और दिल्ली से देहरादून बनने वाला एलिवेटेड रोड का काम जल्दी पूरा हो, उसको हम प्राथमिकता पर लेकर काम कर रहे थे। साथ में हमने मानसखंड कॉरिडोर योजना पर, मानसखंड मंदिर माला मिशन पर भी काम आगे बढ़ाया है, जिसके तहत अभी पुणे से, नागपुर से रेल के माध्यम से बड़ा तीर्थयात्रियों का और मानसखंड की यात्रा करने वालों लोगों का बड़ा जत्था आया है, और अच्छे अनुभव वो यहाँ से लेकर जा रहे हैं। और मानसखंड के 16 मंदिर पहले चरण में, उनका नवनिर्माण और पुनर्निर्माण एक मास्टर प्लान के तहत हो रहा है जी। जिसमें जागेश्वर धाम है, कैची धाम है, ऐसे हाट कालिका का स्थान है, माँ पूर्णागिरी का स्थान है, गोलजू चितई गोलजू का स्थान है। ऐसे सभी स्थानों को जो है पहले चरण में ठीक प्रकार से उनको एक एक करके बढ़ा रहे हैं। और साथ में हरिद्वार ऋषिकेश कॉरिडोर का काम, हमारी जो UIDV का गठन हमने इसी निमित्त किया है कि बड़े जो हमारे इस प्रकार के प्रोजेक्ट हैं वो समय सीमा के अंदर पूरे हो जाएं, गुणवत्ता से पूरे हो जाएं। तो अगले 2 सालों का हमने लक्ष्य लिया है कि 2 सालों में ये ऋषिकेश हरिद्वार गंगा कॉरिडोर और टनकपुर में माँ शारदा के तट पर पूर्णागिरी धाम जाने वाले तीर्थयात्री श्रद्धालु वहाँ भी बड़ी संख्या में आते हैं, वह भी हमारा इसके साथ साथ पूरा हो जाएगा। सर, इन्वेस्टर समिट पर बात करना बहुत ज़रूरी क्योंकि इससे रोजगार का मसला जुड़ा हुआ है। आपने व्यक्तिगत तौर पर देश और विदेश में रोड शो किए, तमाम मीटिंग किया, और उम्मीद से डबल आपको इन्वेस्टर समिट में MOU साइन हुए, और ये शायद पहला मौका था उत्तराखंड और पूरे देश से कि इन्वेस्टर समिट में MOU होने के साथ ग्राउंड ब्रेकिंग आपने 44,000 करोड़ का कर दिया। मेरा सवाल ये है, 44,000 करोड़ नहीं, पहले हुआ था 77,000 करोड़, अब लगभग 81,000 करोड़ के आसपास आ गया है। हाँ। गुड। ये रोजगार में कब तब्दील होगा और कितना इसका फायदा अब मिल रहा है और कितने दिनों में इसका फायदा पूरे उत्तराखंड को मिलेगा? देखिए, चूंकि हमने जो इन्वेस्टर समिट किया था तो हमने बहुत मन में संकोच करते करते 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा था, क्योंकि पहले के अनुभव रहे और हम ये नहीं चाहते थे कि केवल शो ऑफ करने के लिए MOU हो जाएं और उसके बाद उनकी ग्राउंडिंग ना हो, आगे योजनाएं न बढ़ें, निवेशक भी ना आए, केवल एक समारोह तक होकर वो सीमित रह जाता था। और उस प्रकार का हम नहीं चाहते थे कि केवल समारोह हो और एक दिन लोग आकर यहाँ पर जो है घूम के चले जाएं। हमारा ये उद्देश्य था कि लोग यहाँ आएँ भी, हमारी जो नीतियाँ बनी हैं उन नीतियों को ठीक प्रकार से देखें। इसके लिए हम देश के भी अनेक स्थानों पर गए, लोगों से मैं स्वयं भी गया, देश के प्रमुख शहरों में गया, वहाँ हमने रोड शो के माध्यम से, व्यक्तिगत उनसे बातचीत के माध्यम से, और विदेशों में भी गए, और सबको हमने कहा कि उत्तराखंड के अंदर इतनी संभावनाएं हैं, इस प्रकार की हमने नीतियाँ बनाई हैं, 30 के लगभग हमने नीतियाँ बनाई, नई नीतियाँ, जिसके कारण से लोगों को अपना उद्योग लगाने में, अपना यहाँ निवेश करने में, काम करने में आसानी हो। तो बड़ी संख्या में लोग आए यहाँ पर, और जहाँ जहाँ हम जाते गए वहाँ वहाँ लोग हमारे साथ
निवेशकों के करार भी निवेश के करते रहे, और करते करते हमको पता ही नहीं लगा, जब हमारा मुख्य कार्यक्रम था उससे पहले ही हमारे 3 लाख करोड़ के एमओयू हमारे हो चुके थे, और अब वो ग्राउंडिंग पर भी आ गए हैं। तो जब ग्राउंडिंग उनकी शुरू हो गई है, आप मानिए कि लगभग 80,000 करोड़ के आसपास की ग्राउंडिंग पर काम हो रहा है, तो आने वाले समय में ये जिस प्रकार से ग्राउंडिंग एकदम तेज़ी से धरातल पर आने लगी है, तो जब ये हो जाएगा तो निश्चित रूप से रोजगार भी बढ़ेगा, यहाँ के लोगों को काम भी बढ़ेगा, हमारे यहाँ पर थोड़ा आर्थिकी भी बढ़ेगी, हर प्रकार से उसका लाभ उत्तराखंड के लोगों को मिलना है। और इसमें हमने प्राथमिकता रखी है कि ऐसे समूह और ऐसे निवेशक, ऐसे इंडस्ट्री के लोग जो रोजगार का सृजन अधिक से अधिक करेंगे, हमको उसमें कहीं पर अपनी नीतियों में शिथिलता भी करनी होगी, उसमें कुछ सरलीकरण भी करना होगा, तो वो भी हम करेंगे, क्योंकि हमारी प्राथमिकता है हमारे नौजवानों को, युवाओं को यहाँ रोजगार मिले, यहाँ के लोगों को काम धंधा मिले। मुख्यमंत्री जी, अभी आपने 80,000 करोड़ का जिक्र किया। एक और विरोधाभास तो नहीं बोलेंगे, लेकिन थोड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है कि उत्तराखंड सरकार पर 80,000 करोड़ का कर्ज है। हालांकि ये विकास परियोजनाओं के लिए ही लिया गया है और ये कर्ज कोई 1-2 साल का नहीं है, ये पिछले 20-22 साल का है। तो इस स्थिति से निपटने के लिए आप किस तरह की योजना पे काम कर रहे हैं? देखिए, अभी हमारा पिछले 2 सालों में जीएसटी कलेक्शन काफ़ी बड़ा है, और ये हमारे लिए चुनौती भी है कि इस कर्ज को कम करें, इस कर्ज को सीमित करें, और धीरे धीरे कर्जा चाहे जिस प्रकार का भी हो वो ठीक नहीं माना जाता है। तो उसके लिए हम कुछ दीर्घकालिक योजना बना रहे हैं। सभी विभागों को हमने अगले 10 सालों का जो है एक रोड मैप बनाने के लिए कहा है, और उसके परिणाम आएंगे और आ रहे हैं। पिछले वर्ष हमारा 25% जीएसटी कलेक्शन ज़्यादा हुआ है, रेवेन्यू भी हमारा हर विभागों का बढ़ रहा है। तो हमारा प्रयास है कि धीरे धीरे जो है इस पर रोक लगाई जाए, और अच्छे सकारात्मक परिणाम इसके हमारे सब विभाग दे रहे हैं। कुछ विभाग हमारे घाटे में चलते थे, जैसे परिवहन निगम हमारा हमेशा घाटे में चलता था, पिछले 2 सालों से लगातार फायदे में आ गया है। जहां हमारे को उनकी सैलरी देने में भी दिक्कत थी, सैलरी भी हम राज्य से देते थे, आज वो लगभग 40 करोड़ से भी ज़्यादा के फायदे में आ गया है। तो इसी प्रकार सभी विभाग अपनी ऑनरशिप ले रहे हैं, और राज्य के लोग भी इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद सब जगह हमको मिल रहा है। तो आगे चलकर हमारा अच्छा प्लान होगा, अच्छा नियोजन होगा। सर, आप हेल्थ टिप्स भी देते रहते हैं युवाओं को, आपके अंदर जो ऊर्जा है उससे युवा भी बहुत प्रेरित होते हैं। आप कहीं भी जाते हैं, लोगों से मिलने निकल जाते हैं, व्यस्त रहते हैं, और मुझे पता चला आपने 1 साल में 33 पॉलिसी जो है नई बनाई है। ये कौन सी पॉलिसी और इसकी क्या ज़रूरत थी उत्तराखंड के हिसाब से, और क्या बदलने वाला है इस पॉलिसी के ज़रिए? ये पॉलिसी हमने बदलने का और इसमें जो संशोधन करने का, सरलीकरण करने का ये विचार हमारा तभी आया जब हम इन्वेस्टर ग्लोबल समिट कर रहे थे। तो उस समय हमारे मन में था कि हम लोगों को क्या बताएं, जो लोग हमारे यहाँ उद्योग लगाने आएंगे, निवेश करने आएंगे, काम करने आएंगे, तो उनके अनुरूप अन्य राज्यों से भी हमने कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस मंगवाई थी, उद्योग समूह के लोगों से, निवेशकों से, व्यापारियों से, उनके साथ सबके साथ संवाद करने के बाद उनके भी सुझाव आए, और सबके सुझाव के आधार पर जो भी पॉलिसी सबसे अच्छी हमारे राज्य के अनुरूप हो सकती थी, राज्य में जिससे अधिक से अधिक निवेश आए, यहाँ के लोगों को काम मिले, हमारी आर्थिकी बढ़े, और जो रमेश जी ने कहा कि हमारा कर्जा कम करने में या कर्जा रोकने में जो सहायक चीज़ें हों, उसके अनुरूप हमने पॉलिसी बनाई। इसलिए मुख्यमंत्री जी, अभी आपकी एनर्जी की बात हमारे सहयोगी ने की। छोटा स्टेट है उत्तराखंड, लेकिन यहाँ मौके बेमौके कई बार आपके सामने कुदरत की चुनौतियाँ भी सामने आ जाती है। कुछ दिनों पहले, कुछ महीने पहले जोशीमठ की घटना हो, या फिर उत्तरकाशी के टनल की घटना हो, आप इन चुनौतियों से आपने डटकर मुकाबला किया और आप हीरो की तरह सामने आए। इनफैक्ट प्रधानमंत्री और बीजेपी के भी वरिष्ठ नेताओं ने आपके इस मैनेजमेंट स्किल की, आपके इस समर्पण की तारीफ की। आपका मोटिवेशनल फैक्टर क्या है? कौन आपको मोटिवेट करता है? नहीं, देखिए, मैं कभी भी चीज़ों से भागता नहीं हूँ।
अगर कोई समस्या आई है तो उस समस्या से भागना कोई उसका समाधान नहीं है। मैं समस्या का सामना करता हूँ और उसमें मुझे सबका सहयोग भी मिलता है। चुनौती आती है तो चुनौती को स्वीकार करके हम कोशिश करते हैं कि उस चुनौती से निपटा जाए, उस चुनौती पर पार पाया जाए। और अंततः जितने भी ऐसे एक मामले नहीं है, बहुत सारे प्रकरण हैं। आपने तो टनल का और जोशीमठ का और ऐसे बहुत बार अभी भी आपने देखा होगा, बीच में वनाग्नि हो गई, फिर चारधाम यात्रा शुरू में जो है ज़्यादा हो गई, कभी हल्द्वानी का प्रकरण आ जाता है, कभी जो है पेपर लीक का मामला आ जाता है, कभी विधानसभाओं की भर्तियों का आ जाता है। ऐसे अनेक अनेक प्रकरण बीच बीच में आते रहे, लेकिन चूंकि जब नीयत साफ हो और आपके मन में किसी प्रकार की कोई दुविधा न हो कि भाई मुझे इसका समाधान करना है और मुझे अपना जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य है, पूरी सामर्थ्य लगानी है, पूरे मनोयोग से काम करना है, तो भगवान की भी कृपा होती है और सबका साथ भी मिलता है। और ऐसे ही आप सब लोगों का सबका साथ मिलता गया और हम लोग इन सब बाधाओं से आगे बढ़ते रहे। आखिरी सवाल, जी मीडिया के इस कार्यक्रम से, इस स्टेज से उत्तराखंड के लोगों के लिए आपका क्या संदेश है, और बाकी देश के लोगों के लिए भी, क्योंकि देश ही नहीं, देश विदेश हर तरह के जगह से हर तरह के लोग उत्तराखंड में आते हैं, क्योंकि ये आस्था श्रद्धा का केंद्र है। तो यहाँ के लोगों के लिए और देश के लोगों के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, देवभूमि उत्तराखंड हिमालय का राज्य है और ये राज्य, इसमें सभी प्रकार की जो संभावनाएं हैं वो मौजूद हैं। जहाँ प्रकृति का हमको बहुत बड़ा आशीर्वाद है, नदियों से आच्छादित है, वनों से आच्छादित है, हमारे देव स्थानों से आच्छादित है, अच्छी हवा, अच्छा पानी और अच्छा वातावरण, सब कुछ हमारे राज्य के अंदर है। अच्छी कानून व्यवस्था, अच्छे लोग और हर किसी को अपने में समाहित करने वाली संस्कृति यहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल। जो भी यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है। तो इसके अनुरूप हमने राज्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार हम प्रयास भी कर रहे हैं, लगातार नीतियों को भी बना रहे हैं। और अगले 25 सालों का राज्य के अंदर जो अपार संभावनाएं टूरिज्म के क्षेत्र में, इंडस्ट्री के क्षेत्र में, हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में हैं और पर्यटन के क्षेत्र में बहुत संभावनाएं यहाँ पर हैं। तो उन सब संभावनाओं पर हम काम कर रहे हैं और हमारे सभी राज्य के विभाग भी, राज्यवासी भी लगातार हमको इसके लिए प्रोत्साहन कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से कहा था, उनके मुख से शब्द निकले थे कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और उनके मुख से शब्द निकले, और सच बता रहा हूँ कि आप देख रहे होंगे कि पिछले 2-2.5 वर्षों में उत्तराखंड तेज़ी से आगे बढ़ा है। चाहे रोजगार की दृष्टि से हो, चाहे महंगाई की दर राज्यों की, देश के अन्य राज्यों की तुलना में कम हुई हो, रोजगार मिलना हो, हर दृष्टि से, इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से, इन्वेस्टरों के आने की दृष्टि से, विकास की दृष्टि से, आज जिस प्रकार पूरा जहां हमारा केदारखंड तेज़ी से आज विकास की ओर आगे बढ़ गया है, मानस खंड में भी तेज़ी से काम हो रहा है, आदि कैलाश जाने वालों की भी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो अपार संभावनाएं हैं। हम सभी का सबका आशीर्वाद, सबकी शुभकामनाएं राज्यवासियों को चाहिए और हमारा राज्य जो है हिंदुस्तान का हमारा श्रेष्ठ राज्य बने। उसके लिए जहां राज्यवासी प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं, वहीं सबका हमको समर्थन भी चाहिए, सबका आशीर्वाद चाहिए। और सब लोगों का उदार दिल जो है हम लोगों के लिए हमेशा यहाँ के लोगों को प्राथमिकता देता है। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूँ और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और ये मेरे से कुछ बातें जो मुझे आपके साथ साझा हुई तो लोगों तक पहुँची हैं। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, अपना कीमती समय देने के लिए।